Hello students, welcome to my channel. In today's class, we will discuss about sentence structure. मुझे पता है आपको पता है कि सेंटेंस क्या होता है. ऑब्वियसली आप क्लास सेकेंड या थर्ड से पढ़ते आ रहे हो कि सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसकी कंप्लीट मीनिंग होती है. आप कहोगे मैम इसमें क्या पढ़ना है. सेंटेंस हमें पता है सेंटेंस कैसे बनता है. सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है. बेटा नहीं, अभी तुमको पता ही नहीं क्या क्या होता है. चलो उसी को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करने से पहले जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो. देखो सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंस की. पहले बात कर लेते हैं सेंटेंस क्या होता है. एक कोई भी छोटा सेंटेंस बताओ जो तुम सोच सकते हो. सबसे छोटा सेंटेंस बताओ. देखो कहोगे सिट, सिट, गो, ये सब क्या है. सेंटेंस है. कुछ लोग कहेंगे कि ये सेंटेंस है, ये तो वर्ड है. अगर मैं कहूँ किसी को गो, वो समझ गया ना कि क्या करना है, जाना है. और ऐसे सेंटेंसेस को इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है. बाय द वे इम्परेटिव सेंटेंस में यू हिडन होता है. तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यू सिट लिखा है और यू गो लिखा है. तो ये भी सेंटेंस है, रन, सिट, गो. ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा इसको. अब बात करते हैं सेंटेंस बनते कैसे हैं. बहुत बच्चों को क्लॉज और फ्रेज में क्या होती है, कन्फ्यूजन होती है कि क्या होता है क्लॉज, क्या होता है फेज. देखो क्लॉज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है. फेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है. लेकिन क्लॉज की में एक चीज़ ज़रूरी है कि क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है. और क्लॉज अपनी कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है. अगर क्लॉज अपनी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ध्यान से सुनना, अगर क्लॉज अपनी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो वो क्लॉज क्या हो जाएगा, सेंटेंस कह सकते हो आप उसको. लेकिन अगर कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है तब आप उसको सेंटेंस नहीं बोल सकते. लेकिन क्लॉज चाहे अपनी कंप्लीट मीनिंग दे या ना दे, ये ज़रूरी है, ये कंपलसरी है एक क्लॉज के लिए कि उसमें क्या हो, सब्जेक्ट हो और वर्ब हो. ठीक है, इसको क्लॉज के बारे में हम आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे. फ्रेज के बारे में सुन लो कि फ्रेज क्या होता है. फ्रेज भी क्लॉज की तरह एक ग्रुप ऑफ वर्ड ही होता है, लेकिन उसमें ना तो कोई सब्जेक्ट होता है ना तो कोई वर्ब होता है. आप एक एग्जाम्पल के थ्रू आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. देखो, बीइंग अ रेनी डे, आई डिडंट गो टू ऑफिस. अब बीइंग अ रेनी डे, बीइंग अ रेनी डे, देखो दो क्लॉज आपको दिख रहे हैं. दो क्लॉज नहीं, यहाँ पे ये वाला जो आगे वाला देखो, कॉमा के पहले वाला, इसको क्या बोलोगे, क्लॉज बोल सकते हो, नहीं बोल सकते ना. सब्जेक्ट कहाँ है इसमें, सब्जेक्ट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है. तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे. इसमें देखो सब्जेक्ट भी दिख रहा है, वर्ब भी दिख रही है, तो ये क्या हो गया, क्लॉज हो गया. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो. आगे बढ़ते हैं. हाँ देखो वही चीज़ बताई ना कि बीइंग अ रेनी डे क्या है, फ्रेज है, और आई डिडंट गो टू ऑफिस क्लॉज है. आगे बढ़ते हैं. क्लॉज क्या होता है, दो टाइप के क्लॉज होते हैं. सेंटेंस को समझने के लिए क्लॉज को समझना ज़रूरी है. ठीक है, और इसका थोड़ा डिटेल डिस्कशन हम करेंगे. तो 3-4 वीडियो आएंगी. अब ये मत करना कि पहला खुद ज़्यादा देखना, देख लेना, दूसरा देखना ही मत, तीसरा देखना ही मत. तो क्या होगी, नॉलेज तुम्हारी अधूरी रह जाएगी. कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान इज़ डेंजरस देन अज्ञान. ठीक है, अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे अच्छा तो अज्ञानी ही ठीक हो तुम. तो क्लॉज के बारे में देखते हैं. क्लॉज दो टाइप के होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट मतलब कि वो अकेला रह सकता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है. वो सेंटेंस अपने से अपना वो सेंटेंस की मीनिंग दे सकता है, वो सेंटेंस बना सकता है, इसीलिए उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं. डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो होती है, लेकिन वो अपनी मीनिंग खुद नहीं दे सकता, वो अकेले सेंटेंस नहीं बना सकता. उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए उसको डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. डिपेंडेंट क्लॉज 3 तरह के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज. इसको हम आगे बाद में डिटेल में पढ़ेंगे ताकि तुम्हारे को कोई भी कन्फ्यूजन न रह जाए. और इसीलिए जो वीडियो बीच में छोड़ के भागते हैं ना, उनको समझ में आएगा भी. चलो देखते एग्जाम्पल के थ्रू.
आई हेल्प्ड हर बिकॉज शी वॉज इल। आई हेल्प्ड हर बिकॉज शी वॉज इल। आप देखो, दो क्लॉज दिख रहे हैं, आई हेल्प्ड हर बिकॉज शी वॉज इल। आई हेल्प्ड हर में आई सब्जेक्ट है, हेल्प क्या है, वर्ब है। इसमें भी शी सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है। आई हेल्प्ड हर अकेला भी रहेगा, अगर मैं कहूँ आई हेल्प्ड हर, मैंने उसकी मदद की, फिर भी मीनिंग क्लियर है। क्या ज़रूरी है इसको ज़रूरत है किसी और क्लॉज की? नहीं ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताना चाहती हूँ कि मैंने उसकी मदद क्यों की, मैं बताना चाहती हूँ। इसलिए मैंने क्या लगा दिया, बिकॉज शी वॉज इल, मैंने डिपेंडेंट क्लॉज लगा दिया आगे। ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे अपनी बात को और बढ़ाना था और डिटेल्स प्रोवाइड करनी थी, इसीलिए मैंने क्या लगा दिया, बिकॉज शी वॉज इल, डिपेंडेंट क्लॉज। समझ आया? लेकिन अगर खाली में कहती बिकॉज शी वॉज इल, क्योंकि वो बीमार थी, तो सामने वाला कहेगा ना भैया तब, तो क्या आगे बिकॉज, क्योंकि से बिकॉज से कोई सेंटेंस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, अनलेस खुद एक नेगेटिव वर्ड होता है। अगर ये किसी सेंटेंस पे लग गया ना, तो फिर उसमें नॉट नहीं लगाते, ठीक है? अनलेस के साथ नॉट हम नहीं लगाते, ठीक है? तो यहाँ पे ये बात हुई, तो यहाँ देखो, अनलेस यू रन फास्ट, अगर मैं खाली कहूँ जब तक तुम तेज़ नहीं दौड़ोगे, तो सामने वाला पूछेगा ना, हाँ तो तब तक क्या होगा? सेंटेंस की मीनिंग क्लियर है? नहीं क्लियर है, या अकेले मीनिंग नहीं दे सकता, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। अगर खाली मैं कहूँ यू विल मिस द ट्रेन, तो कोई बात नहीं ना, ये तो सेंटेंस दे रहा है ना अपनी मीनिंग, इससे अपनी मीनिंग समझ में आ रही है ना, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। आगे बढ़ते हैं। देखो, अच्छा कुछ सेंटेंसेस हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी इसमें बता दो कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बताओ तो इस सेंटेंस पे। हाँ बताओगे कैसे? मैं बता रही हूँ ना, देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। जो जो ऑब्जेक्ट है मैं उसको अंडरलाइन कर दे रही हूँ ना। देखो, वीडियो ऑब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, और कोई किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। अब सोचोगे कि क्या बात करिए, क्यों ऑब्जेक्ट नहीं है? आई वेंट टू स्कूल में, तब स्कूल क्या है? इन द पार्क क्या है? सडनली क्या है? चलो वेट करो, आगे आते हैं, बताते हैं। एक ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ देखो एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? सिर्फ एक नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट हो सकता है। अगर किसी वर्ड को सब्जेक्ट बनना है या ऑब्जेक्ट बनना है, तो उसको क्या बनना पड़ेगा, नाउन या प्रोनाउन? अब तुम कहोगे यार मैं पागल हो गई है क्या, स्कूल तब क्या है, हाँ पार्क क्या है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल, पार्क, ये सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। दिमाग खराब हो गया मैम आपका? नहीं, सुनो पहले तुम ध्यान से सुनो, दिमाग खराब नहीं हुआ है। देखो, नाउन मुझे पता है, नो डाउट, स्कूल भी नाउन है, पार्क भी नाउन है। मैं ये नहीं कह रही कि ये दोनों नाउन नहीं है, स्कूल भी नाउन है और पार्क भी नाउन है, लेकिन इस सेंटेंस में ये नाउन का काम नहीं कर रहे हैं। इनको बोला जाता है, इस चीज़ को बोला जाता है फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर, याद रखना इस बात को। फंक्शनल ग्रामर क्या होती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई वर्ड कैसा है, नाउन है या प्रोनाउन है, वो वर्ड क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि वो सेंटेंस में कैसे यूज़ हुआ है। सेंटेंस में ये जब नाउन की तरह यूज़ ही नहीं हुआ है, तो तुम इसको नाउन नहीं कह सकते। अब तुमको कैसे पता चलेगा कि ये नाउन है कि नहीं, नाउन की तरह यूज़ हुआ है कि नहीं? देखो, स्कूल तो यहाँ पे भी है, स्कूल यहाँ पे भी है। एक स्कूल आप कह रहे हो कि नाउन नहीं है, एक स्कूल बोल रहे हो कि नाउन है। कैसे पता करेंगे? देखो, नाउन होता है जो हमें किसका आंसर देता है, हु का, whom का और what का। अब ज़रा क्वेश्चन पूछो, आई लाइक वॉट डू आई लाइक, तो आएगा ना आंसर स्कूल। लेकिन अगर मैं पूछूं वॉट डिड आई गो, आंसर आएगा? नहीं आएगा। होम डिड आई गो, आंसर आएगा? नहीं आएगा। अब तुम बोलोगे क्या मैम बकवास कर रही है, वेयर डिड आई गो, तब आंसर आएगा। वही तो बात है यार, वेयर से आंसर आएगा, इन सब से आंसर नहीं आएगा। और जब भी इन सब से आंसर नहीं आए तो समझ लेना वो नाउन नहीं है। आगे देखते हैं। देखो, नाउन को क्या करना चाहिए, हु, हुम और व्हाट का आंसर देना चाहिए।
नाउन क्या करता है, नाउन तभी होता है कि जब वर्ब से क्वेश्चन पूछो और हु लगा के क्वेश्चन पूछो, हुम लगा के क्वेश्चन पूछो और व्हाट लगा के क्वेश्चन पूछो। अगर ऑब्जेक्ट मिल रहा है तब तो भैया वो नाउन है, नहीं तो वो नाउन नहीं है। अब देखो हु और हुम में क्या है, हु और हुम किन के लिए लगते हैं, पढ़ा होगा आपने, मेरा प्रोनाउन वाला वीडियो देखा होगा। हु और हुम हमेशा पर्सन्स के लिए लगते हैं। और व्हाट क्या है, जितने भी अदर बाकी नाउन्स है ना, एनिमल्स के लिए लगा लो, प्लेस के लिए लगा, नहीं प्लेस के लिए नहीं सॉरी, एनिमल्स के लिए लगा लो, फीलिंग्स के लिए लगा लो, तो वहाँ पे व्हाट लग जाता है। ठीक है, तो हु और हुम सिर्फ पर्सन्स के लिए लगता है। अब देखो वी यूज़ हु और हुम एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए हम, अगर हमको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो हम वर्ब से क्या पूछेंगे, हु या व्हाट, हु या व्हाट। और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो हम वर्ब से क्या पूछेंगे, हुम या व्हाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं पूछूं, अगर यहाँ पे सेंटेंस है ना एग्जाम्पल, शी राइट्स अ लेटर, तो अगर मैं पूछूं हु राइट्स अ लेटर, हु राइट्स अ लेटर, या कह दो हु डज राइट अ लेटर, हु डज राइट अ लेटर, तो आंसर क्या मिलेगा, शी मिलेगा ना। तो हु लगा के मैं सब्जेक्ट मिला। अगर मैं कहूँ हुम डज, अगर मैं कहूँ हुम, देखो लेटर, लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ना, पर्सन है कि थिंग है, थिंग है। तो आंसर क्या लगा के मिलेगा, हुम तो लगा नहीं सकते, इसके लिए क्या लगाओगे, व्हाट। पूछा जाए व्हाट डज शी राइट्स, सॉरी व्हाट डज शी राइट, अगर पूछा जाए व्हाट डज शी राइट, तो क्या आंसर मिलेगा, लेटर। मिला ना आंसर। तो यहाँ पे लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, शी वेंट टू दिल्ली। अब पूछा जाए, हुम लगा नहीं सकते, दिल्ली इंसान नहीं है, व्हाट लगा के पूछो, व्हाट डिड शी गो, आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा। वेयर लगाना पड़ेगा ना, तब आंसर मिलेगा। तो दिल्ली नाउन नहीं है। तो भैया दिल्ली है क्या तब इस सेंटेंस में, दिल्ली इस सेंटेंस में एडवर्ब है। जैसे नाउन किसका आंसर देता है, हु, हुम और व्हाट का आंसर देता है, उसी तरह एडवर्ब वेयर का आंसर देता है, हाउ का आंसर देता है, व्हेन का आंसर देता है, वाई का आंसर देता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, परेशान हो तो आगे बढ़ो। और एक एडवर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए दिल्ली यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है और लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। देखो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखो, बेसिकली आपने ये सुना होगा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही सुनते आ रहे हो ना बचपन से, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे तरह से हम सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले वाला ये जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो उसी से स्टार्ट करो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। देखो कभी कभी होता है ना कि सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं। ये नॉर्मल वाला शी बेक्ड अ केक, बेक्ड मतलब होता है केक को क्या किया जाता है, बेक किया जाता है, बेक मतलब पता नहीं, मतलब पकाना, हाँ पकाना ही होगा, शी बेक्ड अ केक। तो यहाँ पे ये क्या है, नॉर्मल सेंटेंस है, यहाँ पे सब्जेक्ट दिखा, यहाँ पे वर्ब दिखी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखा। लेकिन सेकेंड वाला देखो, शी बेक्ड मी अ केक, दो ऑब्जेक्ट हो गए ना, मी और केक। क्यों ये दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट को हम यूज़ कैसे करेंगे, दो ऑब्जेक्ट में कैसे फाइंड आउट करेंगे कि क्या है, कौन है। तो देखो दो तरह के ऑब्जेक्ट, दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कब पता करते हैं, जब हम अभी हमने पढ़ा ना कि ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या पूछोगे, हुम और व्हाट, हुम और व्हाट। और सब्जेक्ट पता करने के लिए क्या पूछोगे, हु और व्हाट। इसको हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हुम और व्हाट, सब्जेक्ट पता करने के लिए हु और व्हाट। तो हुम और व्हाट लगा के पूछो। देखो शी बेक्ड अ केक, व्हाट डिड शी बेक, आंसर क्या आया, केक, मिल गया ना आंसर। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। इसमें भी सेकेंड वाले सेंटेंस में भी अगर आप पूछोगे व्हाट डिड शी बेक, तो क्या आंसर मिलेगा, मी की केक, क्या आंसर मिलेगा कि उसने क्या बेक किया। तो किसको बेक किया है, केक को बेक किया है ना,
तो केक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखो क्या होता है, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन हु रिसीव्स द एक्शन। एक्शन जो हो रहा है और उसको कौन रिसीव कर रहा है, केक रिसीव कर रहा है कि मी रिसीव कर रहा है, मी रिसीव नहीं ना कर रहा है, बेक किसको किया जा रहा है, मी को कि केक को, केक को ना, तो इसीलिए केक यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जनरली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कांट बी यूज विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हाँ, ये नहीं कि खाली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना ही तुम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ कर लो। अगर किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, क्या है, किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि कभी भी अगर एक ऑब्जेक्ट है तो ये मत समझ लेना कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो रहा है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तब होगा जब उस सेंटेंस में ऑलरेडी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कभी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना यूज़ नहीं होता। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता करने का तो रूल था कि whom और what, whom और what। देखो मैं बार बार whom और what इसलिए रिपीट कर रही हूँ ना ताकि तुमको रट जाए। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए क्या कहोगे, टू whom, फॉर whom, टू what, फॉर what। अब देखो शी बेक मी अ केक, मी कहा क्या है यहाँ पे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर मैं पूछूँ फॉर whom शी डिड बेक अ केक, तो क्या आंसर मिलेगा, मी, मेरे लिए बना रही है ना, किसके लिए बना रही है, मेरे लिए बना रही है। तो फॉर whom लगाया ना, फॉर whom लगाया, तो फॉर whom से हमें आंसर मिला है मी का, इसीलिए ये मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और व्हाट डिड शी बेक, तब तो आंसर मिल ही गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो ये चीज़ याद रखना। अभी मैं ज़्यादा तुमको बता दूँगी ना तो तुम्हारा दिमाग खोपड़ी फट के दिमाग उसमें से निकल के ज़मीन पे उछलने लगेगा, इसीलिए इतना ही काफ़ी है आज के लिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको आई होप समझ में आया होगा। अभी ये तो पहला स्ट्रक्चर है सेंटेंस का जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अभी आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर देखने हैं, 2-3 स्ट्रक्चर और हैं, उनको हम देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।